गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कप्तान एक सेकंड सुनो। हाँ, क्लास 30 हिस्ट्री की क्लास 30 शो नहीं हो रही है, तो एक बार प्लीज चेक कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से बताइए कि कल हमने क्या पढ़ा था और आगे बढ़ते हैं, अगली चीज की बात करते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब एक टॉपिक का नाम बताते हैं, नालायक आदमी। तो हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और इंडिया। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का जो आर्थिक प्रभाव पड़ा था, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा था, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का विकास अंडर ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ और उसमें क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ड्रेन ऑफ थ्योरी नहीं बताए थे। चलो भाई, ड्रेन ऑफ थ्योरी कर लो पहले, अगर नहीं बताए थे तो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेन ऑफ थ्योरी पढ़ना था। मैंने कल आपको इकोनॉमिक इंपैक्ट बताए थे ब्रिटिश एम्पायर के, किस किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर राजस्व प्रणाली अप्लाई की थी, किस किस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था और लोगों से किस किस तरीके से लगान और टैक्सेस वसूल किए थे, जिसकी वजह से भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और इसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ किसका, ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। और ये सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन ही किसके द्वारा किया गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन का बहिर्गमन सिद्धांत से। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सिद्धांत है, ये सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय दादा भाई नेहरू जी एंड महादेव गोविंद रानाडे। हमारे यहाँ तूफान आया हुआ है। अच्छा, तो नेट नहीं चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको अगर ऐसी बात है तो। भाई मैंने बोल दिया है मंडे की क्लास शो नहीं हो रही है, मैंने बोल दिया है, वो लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक ही चीज को यहाँ पर 36 बार लिख कर मत भेजिए, मैंने उनको बता दिया है टेक्नीशियंस को कि भाई ठीक कर दीजिए, तो लोग कर देंगे, तो आप टेंशन मत लो। मंडे की क्लास शो नहीं हो रही है। मंडे को क्या कर रहे थे, मंडे की क्लास में पीछे से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। दादा भाई नेहरू जी और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही ये थ्योरी दी गई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 2 मई 1867 ईस्वी को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मीटिंग में, जो कहां पर हुई थी, लंदन में, ये कहलाती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बैठक, जो लंदन में हुई 2 मई 1867 को। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में ही, जो लंदन में हुई थी, इसी में दादा भाई नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया। और ध्यान रखेंगे, अपने ही इसी बैठक में अपने ही एक पेपर जिसका नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। और ध्यान रखेंगे, इसी पेपर के माध्यम से दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। इसके बाद हम सब जानते हैं 1867 में ही इनकी एक पुस्तक आई, जो हम ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बात की गई। इसके बाद 1870 में द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण करने के बारे में बात की। और इसके बाद 1871 में एक बुक आई जो कहलाती है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये तीनों की तीनों प्रमुख पुस्तकें हैं दादा भाई नेहरू जी की, जिसके द्वारा इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण के बारे में बात की थी और थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। और हम सब जानते हैं 1867-68 में ही सबसे पहली बार पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय का भी मापन करने वाले सबसे पहले ही व्यक्ति कौन हुए, दादा भाई नेहरू जी। और उस समय लगभग भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी, वो इनके द्वारा कितनी नापी गई थी, 20 रुपए। और ध्यान रखेंगे, दादा भाई नेहरू जी के ही द्वारा 1905 में यह कहा गया था कि भारत की निर्धनता का सबसे बड़ा कारण, भारत की निर्धनता का सबसे बड़ा कारण ही धन का बहिर्गमन सिद्धांत है।
क्योंकि दादा भाई नेहरू जी के ही द्वारा ये कहा गया कि भारत में अंग्रेजों की जितनी भी आमदनी होती है या जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा का सारा पैसा हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाता है और फिर वही लोन के रूप में या फिर वही ऋण के रूप में भारत वापस भेज दिया जाता है, जिससे भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है और भारत में निर्धनता बढ़ती जाती है। हमारे सारे के सारे आप सब जानते हैं कि हमारे सारे के सारे किसानों का बेहद शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया गया और हमें रॉ मटेरियल्स के रूप में या कच्चे माल के ही रूप में इस्तेमाल किया गया। अपना उपनिवेश बनाया ब्रिटिशर्स ने हमें और हमसे ही बहुत सारा क्या उठाया फायदा उठाया, क्योंकि कच्चा माल भारत से जाता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यूरोप में बनते थे और फिर वो पूरे के पूरे विश्व में कई गुना दामों पर बेचे जाते थे। कहने का मतलब भारत में जितना भी धन था उस सारे के सारे धन का निकास कर दिया गया और उसे कहां भेज दिया गया? लंदन, विच इज नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसके बाद हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानडे के बारे में, जो कहां से बिलोंग किया करते थे? महाराष्ट्र से। और ध्यान रखेंगे ये महाराष्ट्र के ही एक सोशल रिफॉर्मर और राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, महाराष्ट्र के ही समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं महादेव गोविंद रानडे। और ध्यान रखेंगे इन्होंने ही 1872 में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पर या धन का बहिर्गमन सिद्धांत पर यह बात कही थी कि हमेशा भारत के राजस्व का 1/3 भाग ब्रिटेन भेजा जाता है। जो सीधा सीधा मुनाफा है, जो सीधा सीधा फायदा है, जिसको लगाना चाहिए भारत के सुधार में या इंडिया के रिफॉर्म में, लेकिन ये सारा का सारा डायरेक्टली कहां भेज दिया जाता है? लंदन भेज दिया जाता है और फिर उसी को लोन बनाकर कहां दिया जाता है? भारत में दिया जाता है। इसके अलावा अ फेमस इकोनॉमिस्ट एंड नेशनलिस्ट लीडर, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी नेता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी नेता हुए रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन्होंने भी 1901 में अपनी ही एक पुस्तक के माध्यम से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जिक्र किया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का आर्थिक इतिहास। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का आर्थिक इतिहास। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक माना जाता है। और ध्यान रखेंगे इन 1896 ड्यूरिंग कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसी अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत स्वीकार किया गया। और इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया 1901 में ड्यूरिंग इंपीरियल कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में 1901 ईस्वी में इस सबसे पहले सिद्धांत को पेश करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। फटाफट से नोट कीजिए, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। लीजिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में शिक्षा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास।
क्यों भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों ने किया, इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि वो हुआ कैसे कैसे। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम भारत में शिक्षा के बारे में बात करें तो हमारे देश में शिक्षा का जो माध्यम हुआ करता था वो किन भाषाओं में हुआ करता था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मेनली संस्कृत, फारसी, अरबी भाषा, इन चीजों का ज्ञान हमारे देश में दिया जाता था। और अगर हम पौराणिक समय के बारे में बात करें तो शिक्षा के नाम पर हमारे देश में इंपॉर्टेंस थी या मेन महत्व रखती थी धार्मिक शिक्षा या रिलीजियस एजुकेशन। लेकिन जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो काफी निचला है या काफी गिरा हुआ है किसके कंपैरिजन में, ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी को इंप्लीमेंट किया और धीरे धीरे यहाँ पर शिक्षा का भी प्रचार प्रसार शुरू किया ताकि वो भारत के लोगों को शिक्षित करके उन्हें सिविलाइज्ड बना सके, उन्हें सभ्य बना सके। उसी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो टॉपिक से बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 1781 में या 1781 में, 82 लिख लीजिए, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 1782 ईस्वी में एक सेमिनरी या एक मदरसे की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जहां पर पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज, जहां पर फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता था। इसकी स्थापना करने वाला था वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले इसी का एक सहयोगी, जिसने 1778 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इस आदमी का नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में ही स्थापना की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। विलियम जोन्स के द्वारा 1778 ईस्वी में, इससे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की गई थी, जो किसके लिए था? फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स आर्ट एंड कल्चर, भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। इसके बाद इन 1800 लॉर्ड वेलेजली, हम सब जानते हैं 1800 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, और इसी ने कलकत्ता में स्थापना की फोर्ट विलियम्स कॉलेज की। इसके बाद आप सब जानते हैं इन 1813, हमने पढ़ा भी था 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इन 1813 क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। और ध्यान रखेंगे इनका काम ही क्या था? भारत में टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। और इन्होंने ही, ध्यान रखेंगे, इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज ने बंगाल में दे ट्रांसलेटेड बाइबल इन 26 लैंग्वेजेस। इन्होंने बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। इन्होंने बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। इसके बाद इन 1820 डेविड हेयर, इसके बाद डेविड हेयर फाउंडेड बिशप्स कॉलेज इन कलकत्ता। डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की गई। और अगर भारत की शिक्षा के विकास में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो हम सब जानते हैं वो किसको जाता है? भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल को, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और इसी के प्रयासों से सबसे पहला सुधार और सबसे पहला रिफॉर्म शिक्षा में किया गया भारत में। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अठारह से लेकर 1835 तक भारत का भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही द्वारा 1833 में
बंगाल में कलकत्ता में एजुकेशन कमेटी या शिक्षा समिति का गठन किया गया? सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कलकत्ता में एक एजुकेशन कमेटी या एक शिक्षा समिति का गठन किया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी का हेड, इसी का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकॉले को। और लॉर्ड मैकॉले को ही एक काम सौंपा गया कि इसी कमेटी के द्वारा यह बताया जाए कि भारत के शिक्षा में कौन कौन से ऐसे सुधार करने चाहिए या कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स करने चाहिए जो भारतीय शिक्षा के लिए, जो इंडियन एजुकेशन के लिए क्या होंगे, फायदेमंद होंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी कमेटी, इसी समिति की रिकमेंडेशन पर लॉर्ड मैकॉले के द्वारा एक सम्राट लेख पेश किया गया जिसको हम मैकॉले मिनट के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1835 को पेश किया गया मैकॉले मिनट्स, या जिसको हम बोलते हैं मैकॉले का स्मरणार्थ लेख। और ध्यान रखेंगे, इस मैकॉले मिनट्स को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया गया। और हम सब जानते हैं, इंग्लिश बिकेम कंपलसरी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। और हम सब जानते हैं, अंग्रेजी को ही घोषित किया गया भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा। इसी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया। ये भारतीय शिक्षा के विकास में सबसे पहला कदम था, जो किसके द्वारा लिया गया था? भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल के द्वारा, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद अगर हम दूसरे प्रयास के बारे में बात करें तो वो श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। (1848) से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के ही समय में 1854 में आया चार्ल्स वुड डिस्पैच। में आया चार्ल्स वुड डिस्पैच। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये कहलाता है भारतीय शिक्षा का, ये कहलाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और ध्यान रखेंगे, इसी की रिकमेंडेशन पर हम सब जानते हैं 1857 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों या 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। और हम सब जानते हैं जो कौन कौन सी थी? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 1880 से लेकर 1884 तक भारत का वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। मैग्ना कार्टा मीन्स, बताओ, अब रोज रोज मैं आपको यही समझाता रहूं कि मैग्ना कार्टा क्या है। अरे अनगिनत बात तो समझा दिया भाई, मैग्ना कार्टा क्या होता है? हर रोज रोज एक ही चीज थोड़ी समझाई जाएगी। इसी के समय में 1882 में आया, ध्यान रखेंगे, हंटर कमीशन, हंटर आयोग। और ध्यान रखेंगे, हंटर आयोग किस लिए आया था? फॉर रिफॉर्म्स इन द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट 1899 से 1905 तक वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड कर्जन। और ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के ही समय में 1902 में आया रैले कमीशन, रैले आयोग। रैले कमीशन या रैले आयोग
और ध्यान रखेंगे इसी कमीशन के तहत 1902 में बना यूनिवर्सिटी कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग, और फिर इसी के तहत 1904 में आया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके बाद लिखिए गवर्नमेंट प्रपोजल ऑफ 1913, 1913 का सरकारी प्रस्ताव, जिसके तहत प्रत्येक प्रांत में या इन एवरी प्रोविंस एक विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया। इसके बाद आया सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग, और इसी को ध्यान रखेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। और ध्यान रखेंगे सैडलर आयोग के ही रिकमेंडेशन पर उत्तर प्रदेश में गठन हुआ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, क्योंकि इसी की सिफारिश पर यह प्रपोजल दिया गया था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उन्हें विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए और उनके लिए अलग बोर्ड बनाया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ध्यान रखेंगे सैडलर कमीशन की ही रिकमेंडेशन पर भारत के कई स्थानों पर यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, और जो कौन कौन सी जगह थी लिख लीजिएगा, मैसूर पटना, बनारस हैदराबाद, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ। इन जगहों पर क्या बनाई गई, वैन केम सैडलर कमीशन। मेरे भाई लीजिए, लिख लीजिए, इट्स 1970, 1917 में आया था। इसके बाद 1929 में आया हार्टोग कमीशन या हार्टोग आयोग। और ये भेजा गया किस लिए, ध्यान रखेंगे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन या ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए, ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए। इसके बाद 1937 में आया वर्धा प्लान या वर्धा योजना। उन्नीस में ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया गया, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेटेड। और ध्यान रखेंगे गांधी जी की ही रिकमेंडेशन पर 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रपोजल दिया गया, फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन टू 7 to 14 ईयर्स, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। दूसरा प्रपोजल था कि प्रारंभिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे दिस प्रपोजल कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन ध्यान रखेंगे इस योजना को द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, इस प्रपोजल को, इस योजना को द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से लागू नहीं किया जा सका।
और लास्ट याद रखेंगे 1944 में आया सर्जेंट प्लान, सर्जेंट प्लान या सर्जेंट योजना, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉन सर्जेंट। और ध्यान रखेंगे दैट टाइम जॉन सर्जेंट वाज एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे जॉन सर्जेंट। सबसे पहले रिकमेंडेशन, भारत में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना होनी चाहिए। सबसे पहला प्रपोजल ये दिया गया। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और हम सब जानते हैं ये लागू होने से पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और यहीं पर समाप्त हुआ एंड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, और यहीं पर अंग्रेजी शिक्षा का समापन हुआ। और इसके बाद आप जानते हैं उसके बाद जो भी हुआ वो भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण कमीशन और प्लान्स जिसके तहत भारत में एजुकेशनल डेवलपमेंट किया गया था। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे।